चाहिए। उन तपा कर ऐसे सरदार भगत सिंह, सरदार ऊधम सिंह, चाहे जाट भाई हो, चाहे गुर्जर भाई हो, चाहे भील भाई हो, चाहे कुमार भाई हो, चाहे कोई हो, उन सबके लिए कहना चाहता हूँ, जाट इस देश के अंदर शक्ति रखता है मगर सत्ता नहीं, एक भारत रत्न नहीं। गुर्जर भाइयों को भी भारत रत्न नहीं, शक्ति रखते हैं, सत्ता नहीं। दूर दूर तक इतिहास नहीं है, मेरे पास सबूत हैं, मैं बिना सबूत के नहीं बोल रहा। इसीलिए कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, तपा कर इल्म की भट्टी में मैं बालातर बनाता हूँ, और जो सीना चीर के रख दे जुल्मत का वो खंजर बनाता हूँ। दरिया हूँ मेरा रुख मोड़ दे किसमें हिम्मत इतनी, चट्टानों को चीर कर तो बेटा अपनी राह खुद बनाता हूँ। ये है आपकी कहानी। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जाओ, ये माना मैंने जेरे खंजर मेरा गुलू भी नहीं रहेगा, मगर फलक कह रहा सितमगर हमेशा तू भी नहीं रहेगा। आज मौका है, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को जाना हुआ, युवाओं से भाई आप लोगों की शक्ति है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ये युवा शक्ति की बात है। ये बहन कुमारी मायावती ने सम्मान देने का काम किया सर्व समाज को। अगर आज मुसलमानों की भारत के अंदर जब देश आजाद हुआ था सन 1947 की रिपोर्ट है, 33% मुसलमान देश की भागीदारी में था, संसद में था, लेकिन आज मुसलमान 1% से भी नीचे है। अगर मुसलमानों का पतन किया है, मुसलमानों को मिटाया है, तो कांग्रेस ने मिटाया है, इसमें कांग्रेस जिम्मेदार है, और बचा कुचा सुपड़ा साफ बीजेपी ने कर दिया। ये दोनों पार्टियां एक ही पार्टियां पीछे से, और यहाँ पर पूंजीपतियों की सरकार है। अभी पिछले इलेक्शन में 75,000 करोड़ रुपए, कोई भी बात बिना सबूत के नहीं बोलूंगा, ये जान लेना, 75,000 करोड़ रुपए खर्च किया भारतीय जनता पार्टी ने, और 48,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने। और अभी कल की 4-5 दिन की बात अभी न्यूज में चल रहा है, एफसीआरए की रिपोर्ट कह रही है, एफसीआरए की रिपोर्ट के तहत बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के पास में देश के अंदर सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ कंपनियों का पैसा दान आया है, चंदा आया है, जो 50,000 करोड़ रुपए की मेरा अनुमान है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट मैं नहीं मानता। नीति आयोग की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से क्राइम चरम पर है, और उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इसलिए कह रहा हूं, एक भी बात झूठी नहीं है, जाके देखना। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट है, उसमें उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस और बीजेपी ये तुमको ठगेंगी, हर रोज ठगेंगी। इसीलिए कहना चाहता हूं कि आज भाई लिख दो, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, आसमां बेरंग है तो बेरंग ही सही, जमी तंग है तो तंग ही सही, हम अमन चाहते हैं जंग नहीं, अगर तुम्हें जंग पसंद है तो फिर जंग ही सही, फिर जंग ही सही, जो होगा देखा जाएगा। आओ ना खुदा ही मिला ना मिसालें सेना में इधर के रहे ना उधर के। अब हमारा मकसद सिर्फ सिर पर कफन बांध लिया है, और जिन्होंने सिर पर कफन बांधा है उनको रास्ते खाली मिले हैं। आप सभी भाइयों से 1000 किलोमीटर दूर से आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि अगर आज ये सरकारें तुमको कुछ नहीं देने वाली, भुखमरी की रिपोर्ट अभी 1 हफ्ते पहले आई है, भारत 111वें स्थान पर है। अभी आपका डीएपी 350 रुपए का मिलता था 2014 में, अभी 1350 रुपए का है डीएपी खाद जिसे कहते हैं किसानों के लिए। न गरीबों की, न मजदूरों की, न मजलूमों की, न मुफलिसी में जीने वाली, न गुर्बत में जीने वाली ऐसे लोगों के लिए सरकार नहीं है, न बीजेपी न कांग्रेस। अभी अशोक गहलोत साहब, उनका बेटा एफसीआरए की रिपोर्ट के तहत उससे पूछताछ हुई, उसकी अपनी चाय कंपनी विदेश में बिना किसी उसके इंफॉर्मेशन के पैसा कमा रही थी, और अभी उसको पकड़ा गया ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा। अशोक गहलोत के बेटे उनकी बात कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट क्या नाम है, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट है, आंकड़ा ऐसा ही नहीं है, हवा पानी बोल रहा हूँ। इसीलिए आपने कहना चाहता हूँ भाई, आज शमशेर अली भाईजान यहाँ पे आए हैं, मैं उनकी तरफ, आप सभी सरदारी ने, मेरा मकसद नहीं है, मतलब मुझे नहीं मालूम, मैं तो बाहर का रहने वाला, मुझे क्या पता कौन है और कौन नहीं है। आप सब लोगों ने भाई शमशेर अली जी को यहाँ बुलाया है, भाई रमेश जी यहाँ पर है, आप लोगों ने इनको यहाँ पर बुला करके दावत दी है, तो मेरा आपसे मकसद है कि एक बार उठो, आप लोगों को जगना होगा, जागना, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरान होता है, उठो जागो लक्ष्य को प्राप्त को, और जब तक मत रुको जब तक आप लोगों का मकसद पूरा न हो जाए। तो 25 नवंबर तक जिस दिन वोट में पड़ जाए, जाकर के बूथ पर 300 बूथ है इसका नाम इस सांसद विधानसभा के अंदर, हर बूथ पर आप लोगों को जाना होगा, एक एक आदमी को समझाना होगा। अभी मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता समान यहाँ पर कह रहे थे कि हमारी बात नहीं मान रहे, किसने कहा?
मेरी बात तेरी समझ में ना आए, इसमें कसूर तेरा नहीं मेरा है, क्योंकि मैंने बात में वो दम पैदा नहीं किया है। अगर बात में दम पैदा किया होता तो तुम मेरी बात को जरूर समझे होते। एक बंदा लुंगी में आया काशीराम साहब, उसने दुनिया को जिसको समझा दिया वो आज तक पागल है। तब की बात छोड़ो, आज तक पागल है काशीराम साहब। तथागत गौतम बुद्ध ने एक बार की बात है, को इतने ज्यादा चरम पर उनका ज्ञान पराकाष्ठा पर चल रहा था, तो जल्लाद 5 जल्लाद एक आदमी ने, राजा ने उनको मारने के लिए भेजे और कहा कि जाओ मार के आओ। मैं समझाने वाली बात, उसका इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, उसकी महत्वपूर्णता, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ बताना चाहता हूँ। मेरे भाव को समझना, मेरी भाव भंगिमाओं को समझना, वो अर्थ समझ आना चाहिए जो जरूरी है। उसके पीछे बेसिक कारण क्या है उसे समझना, कि आप लोगों को घर घर जा करके समझाना होगा लोगों को, भाइयों को, जिससे कि उनकी समझ में आए और हर बूथ पर और निगाह रखनी होगी। ठीक है, तो तथागत गौतम बुद्ध को मारने के लिए 5 अंतिम बात से कहकर खत्म करना चाहता हूँ। मारने के लिए वो लोग आए 5 जल्लाद, जो जाने माने जल्लाद थे। राजा ने भेजे कि जाओ मार के आओ तथागत गौतम बुद्ध को, वो आजकल बड़ा उछल रहा है, चारों तरफ उसकी ख्याति फैल रही है। तो लोग आए जल्लाद, जाने के बाद में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, लेकिन लौट के नहीं आए। तो क्या नाम है, राजा ने पूछा कि भैया क्या बात है, जरा देखे आओ वो लोग क्या हुआ, तथागत को मारा कि नहीं मारा। तो राजा जाता है देखने के लिए उन 5 लोगों को, 5 जल्लादों को। जब जाके देखता है कि 5 के 5 जल्लाद फंदे बने बैठे थे, भिक्षु बने बैठे थे गौतम बुद्ध के बगल में। राजा ने पूछा क्या बात है भाई, तुमने मारा क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा 1 घंटे तू सुन ले, तू भी यहीं बैठा पाएगा। इसे कहते हैं समझाना, इसे कहते हैं तराशना, इसे कहते हैं एक्सप्लेनेशन, इसे कहते हैं व्याख्या, इसे कहते हैं तराशना। लोगों को बस ऐसे तराशना है। 25 नवंबर याद रखना, आप लोगों के बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक अगर चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो हम फिर आएंगे, और यहाँ पर भाई शमशेर अली हो, चाहे रमेश जी हो, चाहे कोई हो, समस्त सरदारी जिसको रखेगी उस पर हमारा पूरी तरीके से क्या नाम फोकस किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। मुझसे कोई गलती हुई हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ हाथ जोड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, मैं सभी विद्यार्थी जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं और विद्यार्थी बंधु हैं, ये हम तो गुजरे गए हैं, तो ये मामला आप तक आता है और आपके मार्फत ही ये कामयाब हो सकते हैं। क्यों गुजरे तो बैठ जाते हैं, अच्छाई भी कर लेते हैं, वो टाइम पे वोट तो दे देंगे, मगर आप संभालते हो तो सभी एक राय होकर के, सभी मतलब बंधु बाहर खड़े हो इधर आ जाए और सभी मतलब एक राय होकर के कहो एक ही शोर में, तो फिर कुछ आनंद आएगा। कि भैया कोर कमेटी की जैसे 3 कैंडिडेट की भी आपके समक्ष बात की है, जो आप एक राय होकर के कहो तो फिर आनंद आएगा, तो समाज को भी थोड़ा ठीक लगेगा। और आप सभी अपने दलित समाज के भाई हो, तो ये आपका एक कर्तव्य है, आपका ही काम है। तो इस हिसाब से मेरा ये सबसे निवेदन है कि आप एक राय होकर के, आपके जिम्मे है ये वोट लाना, दिलवाना, और सब बूथ पे जो बात होती थी वो शमशेर रतन जी को टिकट मिला, उसके बाद शमशेर अली को हेलो, तो मेरा ये आपसे निवेदन है, सभी विद्यार्थीगण और सब पढ़े लिखे यहाँ बंधु सब पधारे, और क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। आपके अलावा नैया पार होनी बड़ी मुश्किल है, तो आप भागदौड़ तो आप करने वाले हो, वोट लाना, दिलवाना और बूथ पे आप ही मतलब संभालने वाले हो, तब जाकर के ये काम होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब तैयार हो, कंप्लीट सभी तैयार। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी आप भी शब्द को, और भी अपने दिल्ली से वक्ता आए हुए हैं, वो भी अपने को संबोधित करेंगे। मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि कल जो रतन जी को टिकट मिलने के बाद देवासी समाज ने, अमरा जी वगैरह हम सारे साथ में बैठे थे, तो उन्होंने शमशेर अली साहब को ही कहा है कि आप ही खड़े हो, और
और मैं तो पहले चुनाव लड़ा था, आगे और लड़ेंगे, लेकिन अब की बार सबको शमशेर अली बनना पड़ेगा, तब जाके अपना बेड़ा पार होगा। धन्यवाद। सभी सरदारी को बंदामी नमन। मैं भी 1000 किलोमीटर गाजियाबाद से चल के यहाँ पहुंचा हूँ। बेसिकली मैं स्टार्ट करूंगा बाबा साहब से दिए हुए संविधान से, जूरिस्प्रूडेंस से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारी सरदारी कह रही है कि हमें किसी के साथ खड़ा होना है, और हम अगर बीच में ही हट जाते हैं तो वो हमारा, विशेषकर आने वाली पीढ़ी का बहुत हनन होता है, क्योंकि उसका मोरल डाउन होता है। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का अगर कोई कहा हुआ स्टेटमेंट वापस होता है तो वो हमारा स्टेटमेंट वापस होता है। तो मैं अपनी बात जूरिस्प्रूडेंस से स्टार्ट करूंगा। विधि शास्त्र कहते हैं जिसको, विधि से हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, और जब विधि से स्टार्ट करते हैं तो हम दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम जिस लक्ष्य को पाने चले हैं वो लक्ष्य हमारा होगा, चाहे कुछ भी, कोई भी, किसी भी तरह का हमें बलिदान देना पड़े तो वो हमें देना होगा। हमें ऐसी विधि हमारी सरदारी को लेनी चाहिए कि उसमें हर स्टेप में ऐसे रोड़े हो कि वोट हमारा हो। जैसे मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि मैं वोट लेने जा रहा हूं पर 1 रुपया भी तुमसे लूंगा। हमारे 48,000 वोटर्स हैं यहाँ, तो 48,000 रुपए भी इकट्ठे होने चाहिए, क्योंकि हर घर से जितने वोट होंगे उतने रुपए भी आने चाहिए, और वो इस भवन में लगने चाहिए। वो पता चलना चाहिए समाज को कि हाँ सही में उसने रियल में पैसा दिया है, और पैसा वही देता है जो वोट देता है। सबसे पहले 89 में मान्यवर काशीराम साहब ने चुनाव लड़ा था आपके पास के डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर से, आपको शायद याद नहीं होगा। 89 में उन्होंने 69,000 वोट प्राप्त करे थे, जो फर्स्ट टाइम उन्होंने वोट यहां से लड़ा। 69,000 रुपए कैसे लिए? उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे, हर ढाणी में वो गए, 1 रुपया भी लिया और 1 वोट भी ली। और उस टाइम कांग्रेस को पता चल गया था कि ये कौन लोग आ गया, ये कौन आदमी आ गया है, कि ये क्या करने वाला है। और कांग्रेस कहां पे है? कांग्रेस हमारी वजह से अपने निचले स्तर पे है। अगर हम उसे सपोर्ट करते हैं तो वो बहुत ऊपर जाती है, पर हमारे ब्यूरोक्रेट्स को क्या ऊपर लेके जाती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 182 के आसपास हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं, कितने लोग हमारे वहां तक जाते हैं? उनकी सीआर को ऐसे खराब किया जाता है कि वो डीएम रहते रहते ही उसको खत्म कर दिया जाता है, और उनके सारे के सारे सचिव होते हैं। हमें यहाँ प्रण लेना होगा, इस सरदारी को प्रण लेना होगा कि हम जो भी विधि बनाएंगे उस विधि को हर बूथ पर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा बूथ मजबूत है तो हम मजबूत हैं। उत्तर प्रदेश को आप देखो, बेशक हम सत्ता में नहीं है, पर हर सरकार को और हर पार्टी को यह पता है कि बीएसपी वो झंडा है जब चाहे जब गाड़ देगा। आज भी सारे समाज, सब लोग हमसे डरते हैं, हम हर जगह खड़े होते हैं, क्योंकि सेकंड नंबर पर हम ही होते हैं। क्योंकि कुछ थोड़े बाद प्रॉब्लम्स होती हैं, हर पार्टी में होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक पार्टी सब संपूर्ण प्रभु होती है, ऐसा नहीं होता है। तो हमें इस सरदारी को ये दृढ़ निश्चय करना होगा कि अगर हमारी बात डिफीट होती है, अगर हमारा एक्सिस्टेंस कमजोर पड़ता है, तो वो आने वाली जनरेशन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हमें, चाहे हम हारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हम इस मजबूत से लगे कि दूसरी पार्टी को भी ये पता चल जाए कि इनमें दम है, ये कुछ कर सकते हैं। आने वाले टाइम में वो आपको पूछेंगे, पहले हमें अपना अस्तित्व बचाना है, ये अस्तित्व की बात है। और शमशेर अली जी को आपने अपना कैंडिडेट चुनना लगभग मुकर्रर किया है कि भाई हम इनको बनाएंगे। तो मैं शमशेर जी से बात करता हूं कि शमशेर जी, ऐसे लड़ना जैसे उत्तर प्रदेश में मोमडन लड़ते हैं और दलित एक साथ होकर लड़ते हैं। हम शोषित लोग वहां हर पार्टी को दिखा देते हैं कि हम भी आपसे कुछ हैं। ईवीएम का रगड़ा है, मैं भी मानता हूं ईवीएम में कुछ ना कुछ है,
ईवीएम के लिए आपको एक तैयारी करनी होगी, जो हम आने वाले इलेक्शन के लिए उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और 24 के इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। हमारा जो भी बूथ एजेंट होगा वो कम से कम 12th के आसपास होगा, और जितनी वोटें पड़ेंगी वो वोटें वो लिख के लाएगा। और ऐसे हमें जब हमारा काउंटिंग पे हमारा वो चुनने के लिए जाएगा, काउंटिंग होगी तो वो भी मशीन को भी चेक करेगा, और इस वोट में माना 300 वोट पड़े हैं तो उस ईवीएम मशीन में 300 वोट ही खुलने चाहिए, और वो भी चेक करेगा कि किस पार्टी को 300 में से ही वोट मिले हैं। 300 में से ही अगर वोट मिले हैं तो पता चलेगा कि ईवीएम में गड़बड़ नहीं है। मैंने खुद ने देखा है कि हमारे यहाँ 355 वोट पड़े और 1000 वोट निकल गए। कैसे 1000 वोट आ गए? 355 की वहां पे पोलिंग हुआ था तो 1000 वोट कैसे आ गए? हमें ये करना पड़ेगा। और हमारे जितने भी काउंटिंग में एजेंट जाएंगे वो पर्चे लेके जाएंगे और बूथ वाइज जाएंगे। इस बूथ पे ये मशीन आई है और ये बूथ है, वही पर्चा निकालेंगे और उसको टैली करेंगे कि रियल में ये इतनी वोट पड़ी थी इस बूथ पे या नहीं पड़ी थी। अदरवाइज ये फिर चोरी करेंगे। हमारा अधिकार और उनका राज ऐसा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये हमें करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो ऐसा है कि वो फिर राज करते रहेंगे। हमें इसके लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1000 किलोमीटर से अपने बच्चों को छोड़कर मैं यहाँ आ सकता हूँ। मैं यहाँ की यूथ से आग्रह करूंगा कि वो बढ़ चढ़कर साथ दे। सरदारी तो आपके साथ पीछे है ही। जब तक आप सामने नहीं आओगे वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वो हमेशा यूथ से डरते हैं। क्योंकि अगर यूथ बदल गया, एक सबसे बड़ी हमारे यूथ में कमी चल रही है, मैं अपने यहाँ भी देखता हूँ और दिल्ली में और एनसीआर के तमाम स्टेटों में आसपास के मैं देख रहा हूँ कि हम वाइन की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इससे ज्यादा बढ़िया वाइन को छोड़ के हम जो खाना खा रहे हैं उसको अच्छा कर लें, उसको ज्यादा बेटर करें, और इससे हमारा शरीर भी नुकसान होता है और परिवार भी खत्म हो जाता है। तो हमें वाइन को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम एक घर में प्रण कर लें कि मुझे शराब नहीं पीनी है और 4 अपने साथियों को नहीं पीने देनी है, तो 5 परिवार एक साथ खड़े हो जाते हैं और हमारा धन का लॉस नहीं होता और एजुकेशन पे जाते हैं। मैं एक बात और बोलूंगा, अभी आपने नैप, कितने लोगों ने पढ़ा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को? नैप किसी ने उसका जो अभी एक्ट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। ऐसा एक्ट इस गवर्नमेंट ने दिया है, वो ऐसा एक्ट है कि आने वाले हमारे न डॉक्टर बनेंगे, ना इंजीनियर बनेंगे, ना आईएएस बनेंगे, ना आईपीएस बनेंगे। हमें उसको पढ़ना पड़ेगा। वो ऐसा एक्ट है। अभी आप बताओ 2020 अप्रैल 2020 को वो एक्ट आया था और वो लागू हो गया पूरे भारत में। अब आप मेरे को ये बताओ, उस एक्ट में लिखा है कि हर घर में एक आंगनवाड़ी होगी और वहां गवर्नमेंट के खर्चे से चलेगी और वो 3 साल से नीचे के बच्चे को स्टार्ट कर देगी पढ़ाना। अभी आप बताओ आपके कितने गांवों में ऐसा कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ ना, कहीं कुछ नहीं हुआ, सब कागजों पे चल रहा है। और इतनी महंगी एजुकेशन वो कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो 1 करोड़ रुपए देके अपने बच्चे को एमबीबीएस करा देंगे? 1 करोड़ रुपए कोई खर्च कर सकता है? किसी गरीब के बच्चे का आ गया तो उसके पास तो खेत भी बेचने को नहीं है कि वो खेत बेच दे और अपने बच्चे को एमबीबीएस की क्लास करा दे। और ये डॉक्टरों के फीस, अभी राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है पिछले वीक, वो कह रहे हैं कि हम आयुष्मान कार्ड की इन्होंने 5 लाख रुपए दिया है, हम उसे 10 लाख कर देंगे। मैं कह रहा हूं कि आप जितने भी हॉस्पिटल पूरे भारत में हैं उनको सेंट्रलाइज कीजिए। हमें 10 लाख रुपए खर्च करवाने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे बच्चे उसमें जॉब करते होंगे तो हमारा जो बिल है, माना एक पीसीएम, 2 तरह की फाइलें ये लोग हॉस्पिटल्स बनाते हैं। 2 तरह की कैसी फाइलें? आपको तो जानकारी भी नहीं है। एक पीसीएम 90 पैसे की भी आती है और दूसरी पीसीएम अच्छी ब्रांडेड कंपनी से 5 रुपए की आती है। जो गवर्नमेंट को भी जो फाइल जाएगी वो 5 रुपए की पीसीएम के साथ में जाएगी और आपको खिलाई कौन सी जाएगी? 90 पैसे वाली। तो आप ये बताइए 4 रुपए 10 पैसे कहां से आए? 4 रुपए 10 पैसे का इतना मार्जिन ये है। और खड़ा कौन हो रहा है? वोट हमारी, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चीजें हमें समझनी होगी। और ये चीजें कहां से आती हैं? ये चीजें आती हैं एजुकेशन से। हमें शिक्षा इन सब चीजों को देती है। बहन कुमारी मायावती ने, आप उत्तर प्रदेश के इतिहास को उठा के देखो, पिछले 77 साल में, मात्र 5 साल में 2007 से लेके 12 में पूरे स्टेट को बदल के रख दिया। और इनको ज्वेलसी होने लगी कि अगर इनको नहीं बदला गया
तो आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश अगर हमसे छिन गया तो इतना बड़ा स्टेट हमसे छिन जाएगा और फिर हम कभी केंद्र में अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहला छल हमारे साथ उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट कर दिया। हमें ये समझना होगा, हमें ये करना होगा। और बच्चे जितने भी मेरे साथी हैं, युवा साथी हैं, मैं भी ज्यादा नहीं 38 साल का ही हूं, तो मैं भी युवा ही हूं अभी। तो मेरे जो युवा साथी हैं वो इस बात का प्रण करें कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे 18-20 साल के बच्चे हैं, उनके लिए एजुकेशन बचाना है तो अभी हमें अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर हमसे वक्त पूछेगा कि जब ये कारवा लुट रहा था तो आप कहाँ थे। तो इस कारवा को अगर बचाना है तो आपको कंधे से कंधा मिला के हमारे बुजुर्गों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम अपनी विरासत को बचाने में कामयाब हो गए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। गिर जी एक रजिस्टर लेना हो जो टेप कोई छोरा पापड़ी में रजिस्टर लेना हो, रूम में रजिस्टर कोई डायरो लाओ, डायरो। बात करें अभी अपने कमेटी गठित कर रहे हैं। कमेटी गठित कर 3 तारीख को वापस मीटिंग बुलाई जाएगी। अभी 10-15 लोगों की जो बुजुर्ग है या बुद्धिजीवी है, भैरजी माटसा जैसे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनाते हैं। जिसको कमेटी में रहना है वो सार्वजनिक नाम दे और कमेटी बनाए। धर्मवीर जी, आपका उद्बोधन बाकी है, पधारो। हाँ, सभी को जय भीम। रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े भाई का फोन आया, मैं गाजियाबाद से हूँ, धर्मेंद्र गौतम मेरा नाम है। साथियों, वोट तो हमारी ले ली जाती है बहुत आराम से, बड़े हंस के, पैर पकड़ के, लेकिन जब आपका काम आता है ना तो गर्दन घुमा के ऐसे चल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों। आज कसम खा के यहां से उठोगे, बहुत भोले हो तुम, इतने भोले हो कि आप पर, आपकी वोट पर लोग राज करते हैं।
पिछले 70 साल से आपकी वोट पर राज होता हुआ आया है। इससे आगे आपको आज यहाँ कसम खानी होगी कि इससे आगे हम किसी को राज नहीं करने देंगे अपनी वोट पर। मेरे से वादा करो, हाथ उठा के वादा करो आप। मैं पहचानना चाहता हूं एक एक आदमी को। साथियों, निवेदन करता हूं, आपके चरणों में निवेदन करता हूं मैं। मेरे समाज का एक एक बुजुर्ग, मेरे समाज के एक एक जो है युवा साथी मेरे साथ हैं। आप वोट बनवाने के लिए चले जाते हो, वोट डालने के लिए चले जाते हो, उसके बाद आपके जो अधिकारों का हनन होता है, आप उस पर क्यों नहीं खड़े होते हो? उस समय क्यों बैठ जाते हो चुपचाप? नहीं बैठना चाहिए हम लोगों को साथियों चुपचाप। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, अब नहीं बैठेंगे चुप। उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई है। मैं साक्षात गवाह हूं। डीएसपी में मैंने खूब काम किया है, अच्छे से काम किया है। मेरी 40 साल की उम्र आ गई साथियों, बहुत छोटी सी उम्र है। 15 साल की उम्र में मैंने झंडे उठाना शुरू कर दिया था साथियों। 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। मैं भले मन से कह रहा हूं, मैं जब भी काम करता हूं सच्चाई और ईमानदारी के साथ करता हूं, और ईमानदारी कभी विफल नहीं होती, हमेशा सफल होती है। आज हमारे बीच माननीय शमशेर अली जी, आपने बुलाए, प्रत्याशी भी चुना। मैं उनसे निवेदन करूंगा, प्लीज कहां है वो, प्लीज खड़े हो जाएं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, बड़े मंच के बीच मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज समाज आपके साथ है, कल भी आप समाज के साथ रहना, कंधे से कंधा मिला के। साथियों, मेरी बात से सहमत हो या नहीं? मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने बड़े भाई शमशेर अली जी से। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज समाज के बीच भाई साहब आए और आपने सपोर्ट करने का काम किया। हमेशा ऐसे ही कंधे से कंधा मिला के चलते रहना। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे ही चल रहा है, यहां भी आप ऐसे चलाओ साथियों। इसी बात के बीच में अपनी वाणी को विराम देता हूं साथियों। जय भीम। साथियों, अपने एक शमशेर अली जी की खासियत बताता हूं, जो यहाँ पे शायद बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगी। मैंने सुना कहीं कहीं के ऐसे व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तित्व धनी है। मैं तो अभी संपर्क में आया, अभी ये इनके वहां मीटिंग हुई, उससे पहले एक दिन रात को गया, उसके बाद में चर्चा में मान लो नजदीक आया। मैं कभी मिला ही नहीं हूं। इन शख्सियत ने जब प्रधान रहे साचौर में, आप लोग या बुजुर्ग है वहां कई वो गए होंगे प्रधान साहब के पास में, इन्होंने 1 रुपये का कमीशन नहीं लिया। प्रधान पद से आज 20% कमीशन लेते हैं, इन्होंने 1% कमीशन नहीं लिया, 1% घुसखोरी नहीं की, और चाहे इनके जेब की भिलाई साथियों। ऐसा सुन के मेरा मन इतना हुआ, मैंने कहा ऐसा भी व्यक्ति है। और बुजुर्ग लोगों को तो शायद पता होगा, Tadi kan putra pala sa lupa, may kumulay na yan. Kan mo yung Shmsher Ali जी ने संबोधन करा। कमेटी में
आदरणीय रमेश जी पूर्व प्रधान साहब ने बारे में बात करी आ बहुत वजन वाली बात है। मने भी याद आयो क्योंकि मैं अठे छड़ी माथे बीजे सोपाल में बयान मतलब टीम आवे मित्र मंडली आवे चर्चा करो तो ईमानदारी की बात है। धर्म स्थान है या बच्चों कोई है ही नहीं और कूट हो गए तो मन भगवान मतलब पहुंचे है कि अपना पहला जो चेयरमैन साहब बढ़िया किसुमा जी अगर तो उस प्राणी ने किसी से कोई पैसा या मतलब चाय तक किसी की नहीं तो ली और न किसी के प्रति द्वेष भाव रखा। उन्होंने गरीबों का अहित होता था ये अपने जेडिया वासरे अपने मेघवाड़ो मोलो है अतिक्रमण भूमि माफिया करवा मड्या हाव करवा मड्या अस्तीफा दीधो आ कतरी मोटी बात है। आ ईमानदारी की बात है। आ कोई जेम तेम बात नहीं है। बीजे नंबर अपना चेयरमैन थे था जीवराज मेहता। वो हमारे जीवन काल री जो हमारे हाथे या मैं जो देखी उगरी स्थिति में बताऊं तो वो मेहता साहब एड़ा पुरानी में था वो केरी चाय नहीं पीती केरो रिव्यू नहीं लीधो और 82-83 रे मोए प्रशासन शहरों संग हेलो सबने रिव्यू में पटो गरीबों ने घरे आवे सबने पट्टा दीदा मोरे बाट बैठा हुए ने सबने फ्री पट्टा दीदा मैं वंचित रहा था मोने दुकान दीदी तो मोरो हले मामलो। तीजे नंबर आप मामलो आवे प्रधान शमशेर अली जीरो तो ये ग्रामीण ना था सिटी में तो होता ना पर मैं मतलब कह रहा हूँ हमने कोई अपने दलित समाज दुखी तो कौन है दलित समाज बीजा तो है सक्षम में वो तो आपने टेलीफोन थी बीजे आपने हाव भाव थी जाती रहे मतलब ठट थी भी कौन कराए पर अपना जो गरीब तबका जो भील है कुंभार है रबारी है या मुसलमान है या कोई भी तरीका शमशेर अली जी ने पाया होता तो मैं हम जोश रखता हम लारे सीआईडी रखता के टीटीएस भी तो करेक्ट नहीं करता तो मैं राम विरमती को मतलब शमशेर अली जी कह रहे पाई थी न तो चाय पीती न दुगली नीति रखी स्पष्टवादी रहा और स्पष्टवादी रहा थी अपनी आ भावना भी बने रमेश जी कीधु कि हुए हिसाब से मारो भी मन करे तो अपनो भी आ समाज रो ये कर्तव्य बने कि अपना भाई है हमें पे आप बीड़ो उठाओ तो हमें पे शमशेर अली जी ने केवार हकदार था कि भाई हमारा कोर कमेटी का काम निर्णय करेगा रमेश जी रो नंबर लगेगा और राई का समाज रो लगेगा आप रो लगे पण आ करे दुख सुख रे मुआ मेघवाल समाज या कोई बीजा दुखियारी समाज रा कोई भी थोर पावे आधी रात रो तो उरो थोड़े आ काम संभाळवो पड़े नका या मेघवाल समाज ने भील समाज ने दलित समाज रो कोई नहीं है। पूर्व प्रधान महोदय आप हबड़ो के मारो या गरीबों रो कोई हबड़ो वालो है नहीं अदरे मैं थोड़े विनती करो के कोई भी सूचित वर्ग अन्याय रे खिलाफ आपने जो चोरी करिए तो 100 जेल जातो 2 नंबर रो धंधो करे तो कदी न छूटे न मोरे कोई 2 नंबर रो है कोई चोरी रो है कोई बीजो है आखड़े डीपी है खड़े तार खेसो का खड़े यूं कौम है बीजू कोई कौम है कोई बीजो है खेती करे अच्छी कमाई मजूरी करे बीजू कोई उड़ तो हड़ी नहीं आओ तो मेघवाल समाज में भाग मोरा एवं है मोरा कर्मचारी खटे है मैं खटे और कोई कौम है कोई कौम है। जय हो। थोड़ा वकील साहब हमें बरो मोरो है बस 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 आज आप मीटिंग करी की कर लाके रेडी है हाँ? देखो ना कोई बात करे बस बारी आज बस बारो समझ लेना है कि मेघवाल समाज रो कारो समझ लेना है बस बारो हाँ तो बात आया कौन भाई आपको या व्हाट्सएप पे आए तो क्या मेघवाल समाज रो गए वनकर जाति का कोई करण वनकर कितना आया है आया कोई तो आज एकदम डॉक्टर साहब नता बोलाना आज तो हल्ली करी केम के हाँ
डॉक्टर साहब है आज अभी मैंने एकदम हमारा आवेश में आपके हाथ एकदम आवेश में नहीं आवारो सभी एक राय में एक निर्णय लो पंच पटेल हो जाए गाँव जाए खुशी फंसे आप निर्णय लो मैंने एकदम लारे प्रयास में ठोके जाए हमें ठोके रही हो उस हज में काम कर लो है ठीक है एकदम कह रहे बेकार में नहीं आवनो ठीक है धन्यवाद जय भीम जय भारत पहल की कांग्रेस ने 15,000 वोट कीधा था अपने समाज में मळ्यो कहूं अंद मणे फ्री रूम रे मोय लेके पर प्रमुख बनावे केने पंचायत बनावे वरी केने कोई बनावे यो करे करे इको गाजना भले लई जाए बाकी समाज रो निर्णय सर्वोपरि है और आप ही समाज है और समाज बहने निर्णय लीधो है और बाकी जो घरे ने आवे तो अपने एक बीजोरे तनवाड़ा है एक बीजोरे तनवाड़ा भाई बंदे एक बीजोरे मारा कोई मारो भाई न मानतो तो ते जान लावजो वो आपनो फर्ज है हमके थानो नंबर है आज ही आज पूरा नाट्यो तो कोई नहीं है आज हमके राज करवा हाथों से मोए पक्के पक्को 100% है मेरा निवेदन है ये राज करेगा इतने कह रहा हूं वापसी का आशीर्वाद आज के इस समाज के हमारे समाज के अध्यक्ष जी तथा समाज के समस्त मेरे गणमान्य बुजुर्ग आज जो हमारी समाज बैठी है उसके सामने नमन करता हूँ। हमारे पंचों ने जो आज निर्णय लिया है बहुत अच्छा निर्णय है। आज हमारे भाई साहब रमेश जी खड़े हो रहे थे, रमेश जी ने अपनी इच्छा अनजाहिर की है तो शमशेर अली जी जैसा व्यक्ति अपन को खोजने से नहीं मिलेगा क्योंकि वैसे भी मेघवाड़ा और मुसलमानों का तो एक अपना रीति रिवाज वगैरह वगैरह सभी एक है और बाबा साहब को भी मुसलमान ने आगे लाया था पहले सबसे। इसलिए मेरा तो मत है कि इनको बहुत मतों से देकर हम किसी भी पार्टी में हम आज से पार्टी छोड़ने के लिए इनके लिए तैयार हैं। परंतु हमें जय हिंद जय भारत। जय भीम। मेरे समाज के सभी पंच पटेलों, युवा भाइयों, बुजुर्गों और बाहर से आने वाले साथियों, शमशेर अली जी और मेघवाड़ समाज के अध्यक्ष श्री ज्वाराराम जी, सभी को इस मंच पे आमंत्रित होने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। ये हम देख रहे हैं कि बाबा साहब की अनुसार अगर अपन चलें तो बाबा साहब ने तो कहा था कि कांग्रेस एक जलता हुआ झोंपड़ा है, उसमें मत रहना। लेकिन तो आप सभी लोग कांग्रेसी हो, सभी लोग कांग्रेसी हो, मुझे दिख रहा है सब कांग्रेसी हो। अगर किसी के साथ में धोखा करना है तो करना मत। और एक बार इस आदमी को जिताना है कि भाई बुजुर्ग आदमी है तो भी कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं कि नहीं बसपा को ही वोट देने पड़ेंगे। आप तय दिल से खुले हो, लेकिन किसी के साथ में गद्दारी मत करना। अपने मेघवाड़ समाज के 48,000 वोट है और अभी अपने यहाँ 200 लोग खड़े हैं। कितने हैं? 200। कम से कम 10,000 लोगों की भीड़ होती
तो अपन कुछ निर्णय लेते हैं। और उसमें कह रहे हैं कि रबारी भी अपने साथ में आ जाएंगे, मुसलमान भी साथ में आ जाएंगे। अभी मुझे मेघवाल के अलावा कोई दिख नहीं रहा है, और वो भी सिर्फ 200 लोग हैं। कम से कम 10,000 15,000 लोग होते तो अपन कुछ निर्णय लेने में सक्षम होते। पहली बात तो यह है कि अपनी ताकत एकत्रित करो। अब 3 तारीख का कहा, 3 तारीख को आप आपकी ताकत दिखाओ। आप 10,000 15,000 20,000 लोग इकट्ठे हो तो बाद में निर्णय ले सकते हैं। अभी एकदम अपन निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। और बाबा साहब की विचारधारा के अनुसार चलो तो बाबा साहब को पढ़ो और सब एक हो जाओ। आज इसमें कई भाई लोग हैं वो कांग्रेस के चेहते हैं, कई भाई लोग हैं वो बीजेपी के चेहते हैं, कोई भाई लोग मेरे जैसे वो वामसिप के कार्यकर्ता तो है, लेकिन अपने वजूद के लिए कहीं न कहीं किसी के पास रहना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में रहना पड़ता है। तो अपन अपनी खुद की ताकत बनाएंगे ना तो अपन सक्षम होंगे, बिना ताकत तो सक्षम हो नहीं सकते। तो इसमें यह है कि 3 तारीख की अगर मीटिंग रखो तो उसमें कम से कम 10-15 हजार लोग इकट्ठे हो, सभी लोगों की राय लो, सभी लोगों की क्या राय है, किस तरफ जाना है, वजूद के साथ जाओ। चाहे बीजेपी में जाओ तो कोई बात नहीं, उनको कहो कि भाई हमारा ये काम है, आप करोगे तो हम साथ में रहेंगे। कांग्रेस में जाओ तो भी उसको कहो, और किसी के साथ में नहीं जाना है, बसपा में रहना है और बसपा में अपना उम्मीदवार खड़ा करना है, वो भी ताकत के साथ खड़ा करो तो कुछ वजूद रहता है। नहीं तो अपना 200-400 लोग इकट्ठे होके कोई भंडा नहीं फोड़ सकते, बड़ा कार्य नहीं कर सकते। बाकी जब तक है ये चांद सितारे, जब तक है ये धरती अंबर, भारत ऋणी रहेगा उसका, याद रहेगा अम्बेडकर, याद रहेगा अम्बेडकर। इस बात से समझ जाओ तो समझ जाओ। धन्यवाद।